हेलो। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल का नाम है फिजिक्स बाय सुमित भूषण। मेरा नाम सुमित भूषण है और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जो कि है पोजीशन वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है। और जब हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे इन सभी को, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि हमें जो ऊपर कंसेप्ट्स हैं ये सारे, ये और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कि इन सब टॉपिक पे जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम जो ऊपर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी हुआ, ये सब क्या होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर जो एवरेज वेलोसिटी है, या आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो सब जो स्टडी आती है उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इसको और अच्छे से समझिए कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि कोई एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन है किसी पाथ पे, है ना, कोई मोशन उसका हो रहा है। तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि किसी टाइम पे वो कहाँ पे होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्पीड की, उसका जो है एक्सेलरेशन यदि है तो हम आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर में, नहीं तो किसी अगले लेक्चर में कि एक्सेलरेशन क्या होता है। बट अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको हम लोग डिस्क्राइब जब करते हैं तो हम कहते हैं कि हम काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, है ना। जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स हो गया, दूसरा होता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में भी हम मोशन ही स्टडी करते हैं, लेकिन वहां पे हम मोशन के कॉज को स्टडी करते हैं, मतलब कि हम फोर्स के बारे में बातें करते हैं कि कौन सा फोर्स ऐसा था जिसके कारण से जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं वो मोशन हुआ। ठीक है, तो वहाँ हम फोर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, बट काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल, हम लोग बार बार बात करेंगे कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से वहां मूव कर रहा है, इस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है, उस पाथ पे मूव कर रहा है, ये उसका रूट है, हम ये सब बोलेंगे कि पार्टिकल था। ठीक है ना। जब हम कार की बात करेंगे तो भी हम उसे पार्टिकल बोलेंगे, जब हम ट्रक की बात करेंगे तो भी उसे पार्टिकल बोलेंगे, जब हम बेसबॉल की बात करेंगे तो भी उसे पार्टिकल बोलेंगे, जब हम टेनिस बॉल की बात करेंगे तो भी हम उसे पार्टिकल ही बोलेंगे, है ना। तो कुछ चीजें हैं कि किसको हम पार्टिकल कह सकते हैं। एक तो पार्टिकल बहुत छोटी सी चीज है ना। इनफाइनाइट, बहुत जगह लिखा होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पार्टिकल्स। ये भी सही है, बट ऐसा आवश्यक नहीं है कि बहुत छोटा हो उसी को हम पार्टिकल कहेंगे। ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये है जो मैंने यहाँ लिखा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज जो है वो बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंसेस इन्वॉल्व। जब हम छोटा बोलते हैं तो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अर्थ को हमें स्टडी करना है और सन को स्टडी करना है, इनके इंटरेक्शन को। तो अब देखिए, ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। अगर हम अर्थ के ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका रेडियस भी लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास होता है इसका रेडियस। और सन तो फिर बहुत 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 बड़ा है, ठीक है ना। सन का तो अर्थ के तो कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन इनका डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये इन दोनों के डायमेंशन से, मतलब ये 6400 किलोमीटर का जो इसका रेडियस है ना, और इसका जो भी रेडियस है, इससे तो अर्थ से तो कई गुना बड़ा है सर। फिर भी इन दोनों के रेडियस के, इन दोनों के साइज के कंपैरिजन में जो ये डिस्टेंस है, अर्थ सन डिस्टेंस, ठीक है ना, ये बहुत 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 कई गुना बड़ा है। अब जब ये कई गुना बड़ा है, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जब हम उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो अर्थ भी एक पार्टिकल है बहुत छोटा, तो इसको हम पार्टिकल कह सकते हैं। सन को भी हम एक पार्टिकल कह सकते हैं। अब जब हम ये मान लेते हैं, जब हम अर्थ सन डिस्टेंस का रिस्पेक्ट में सारी स्टडी कर रहे हैं, उस वाले स्केल पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम अगर अर्थ को और सन को दोनों को आर्टिकल मान के चलते हैं, तब जो हमारी एनालिसिस होगी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की, वो ज़्यादा
उसमें एरर नहीं होगा, मैनेजेबल एरर के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल देख लिया कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं भी है, बड़ा या छोटा होना पहली बात जो है वो रिलेटिव बातें हैं कि छोटे स्केल पे हम बात कर रहे हैं ना। जैसे हमारी तुलना में अगर हम हैं तो हमारी तुलना में एक ट्रेन जो है वो काफी बड़ा है, उसको हम पार्टिकल नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, ट्रेन एक पार्टिकल के बराबर है, बहुत छोटी सी चीज है ना, तो रिस्पेक्टिव चीज है। तो इम्पोर्टेंट चीज हमें ये समझ में आई कि हम पार्टिकल उसको मान के चल सकते हैं जिसका साइज, जिसके डायमेंशंस जो है बहुत छोटे हो इन कंपैरिजन टू ऑल द डिस्टेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, पोजीशन वेक्टर के लिए मैंने लिखा है कि एक पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे किसी पॉइंट T1 पे, ठीक है ना, एट टाइम T1 इन ए टू डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसे रेफरेंस फ्रेम का मतलब, जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सारी जो हम मेजरमेंट्स करेंगे डिस्टेंस का, इन सब चीजों का, है ना, तो हम किसी कोई ना कोई एक ओरिजिन लेंगे, है ना, कोई एक ओरिजिन लेंगे और वहां से हम सारा मेजरमेंट करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया गिवन टाइम पीरियड में। तो उस ओरिजिन में हम, अगर मोशन जो है मान लीजिए इस प्लेन ऑफ पेपर में है, अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो दो एक्सेस ले लेंगे। सपोज के करिए हमने कार्टेशियन एक्सेस लिए, मतलब रेक्टेंगुलर एक्सेस लिए जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई ले सकते हैं, तो एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम यहाँ हो गया। उसी प्रकार से अगर थ्री डायमेंशनल मोशन है तो एक्स वाई जेड रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, ठीक, ऐसे उसको हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। अब पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल पी है जो कि पोजीशन P1 पे है, ठीक है, एट टाइम T1। तो जो रेफरेंस फ्रेम का जो ओरिजिन है हमारा, ये वाला ओरिजिन, वो वहां से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका टेल ओरिजिन पे होगा और हेड जो है वो जाएगा P1 पे, जो 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 पोजीशन है जहाँ, है ना, जहाँ पे सिचुएटेड है वो पार्टिकल, वहां पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है जो कनेक्ट करता है ओरिजिन को पार्टिकल के पोजीशन से, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यही पोजीशन वेक्टर है। यहाँ हमने पोजीशन वेक्टर को इस पर्टिकुलर टाइम T1 पे डिनोट किया है R1 से। ठीक, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, किसी दूसरे टाइम पे जो T2 टाइम है, हो सकता है उस पे जो पार्टिकल जो है मूव कर रहा हो, अब उसका पोजीशन जो है P2 है ना, P2 पे है वो। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये R2 से मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ये R2 इसका नया पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। तो पहले T1 टाइम पे पोजीशन वेक्टर R1 था, T2 टाइम पे पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। तो अब ये जो चेंज हुआ है पोजीशन में, है ना, तो उस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं दोनों पोजीशंस के बीच में। पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन के डायरेक्शन में एक ड्रॉ करते हैं, तो ये डेल्टा आर है, ठीक है ना। ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज हुई है उसको, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज हुई है उसको। तो डेल्टा आर इस डायग्राम में देखिए, डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल को देखिए आप, ओ ओ P1 P2, इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं वेक्टर, अगर मैं लिख रहा हूं कि R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2, ये लिख सकते हैं। जो हमने ज्योमेट्रिक एडिशन सीखा था वेक्टर्स का, उस पर यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने आर, ओके, ये R1 है, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया, ये आर स्क्वायर, ये R2, ठीक, ओके। तो ये में मिल जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा आर कितना होगा, R2 माइनस R1, ठीक है। तो हमें चेंज इन पोजीशन हमने रिप्रेजेंट कर लिया एक वेक्टर से, जो कि कितने के बराबर है, पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है ना, उस वो माइनस पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, ये जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब यही सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
कि एवरेज वेलोसिटी या कोई सी भी वेलोसिटी, वेलोसिटी जब हम बोलेंगे तो वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो क्या होता है कि रेट, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में क्या चेंज आएगा, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब T1 टाइम पे यहाँ था, T2 टाइम पे वहाँ है, तो ये जो टाइम इंटरवल भी था T2 माइनस T1, उसमें जो है पोजीशन में क्या चेंज आया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी होती है। यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि अब जो ये जो मोशन हुआ कि पहले पार्टिकल P1 पोजीशन पे था T1 टाइम पे और T2 टाइम पे P2 पे है, तो ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर। तो अब इस उसमें मतलब इस सिनारियो में हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं कि जो चेंज इन पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू जो टाइम टेकन टू चेंज फॉर दैट चेंज इन पोजीशन जो है वो होगा, ठीक है ना। मतलब डेल्टा आर तो हमने ऊपर देख लिया, ये क्या है R2 माइनस R1, और ये टाइम इंटरवल जो है वो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, वो T2 माइनस T1 इस केस में होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वो एक रेशियो है ना, वो एक रेशियो है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब चेंज इन, यही चेंज इन पोजीशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट भी उसको हम बोलते हैं, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इन द गिवन टाइम इंटरवल यही है एवरेज वेलोसिटी। अब है कि हमने ये समझ लिया, तो हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब देखिए ये क्या हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से P1 से P2 आने में सपोज कीजिए ऑलरेडी पार्टिकल जो है इस वाले ट्रेजेक्ट्री पे है, ठीक है ना, ये ट्रेजेक्ट्री पे, ट्रेजेक्ट्री से मेरा मतलब है इस पाथ पे, है ना। तो जरूरी नहीं है, मान लीजिए इस इंटरवल में T2 माइनस T1 इंटरवल में जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो ये है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी हो गया इस टाइम इंटरवल में, ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल दूसरा देंगे, मान लीजिए कि कभी तो यहाँ पे इस पोजीशन पे भी था, है ना, उससे पहले T2 टाइम से पहले, तो मान लीजिए यहाँ ये जो है वो कुछ भी है, ये मान लीजिए ये है आपका P2, P2 प्राइम है, और ये T2 प्राइम प्राइम पे है। तो अब देखिए, अब ये जो नया वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा, R2 प्राइम, है ना। तो अब जो इस टाइम इंटरवल में मतलब T2 प्राइम माइनस T1, ये जो टाइम इंटरवल है इसमें पोजीशन वेक्टर का चेंज कितना होगा, ये वाला क्वांटिटी हो गया, ये कितना होगा डेल्टा आर प्राइम। तो ये जो डेल्टा आर प्राइम है ये और ये डेल्टा आर जो है ये अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्वल क्वांटिटीज होंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल्स में ये पॉसिबल है कि अलग अलग उनका एवरेज वेलोसिटी है। तब ऐसे केस में ज्यादा जो इंटरेस्ट वाली क्वांटिटी हो जाती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है उसकी वेलोसिटी, उसी चीज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके लिए मैंने अगेन वैसा ही कुछ सिचुएशन लिया है जो हमने ऊपर देखा है कि हमने ये जो ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ देखिए यहाँ मैंने एक पाथ दिखाया हुआ है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पाथ दिखाया हुआ है ये पूरा जो, ठीक है। अब हमने मान लिया कि एक पार्टिकल जो है वो इस पाथ पर मूव कर रहा है। अब सपोज कीजिए किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे पार्टिकल जो था यहाँ था, है ना। तो ये पोजीशन को हम लोग टी बोल देते हैं और टाइम टी है, तो अगेन पहले की तरह ये जो है ये वाला आर जो है ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब टाइम क्यू पे ये पार्टिकल तो मूव कर रहा है इस पाथ पे, है ना। टाइम क्यू पे, सॉरी मतलब टाइम T1 पे पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन क्यू हो गई सपोज कीजिए। तो वही जो पहले हमने डिस्क्राइब किया था वही चीज यहाँ भी है, ये जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कीजिए कि R1 भी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, क्या होगा कि R1 माइनस R1, देखिए R1 माइनस R ओवर कितना है, ये मान लीजिए T1 टाइम पे है ना, T1 माइनस टी, ठीक।
अब देखिए कि हम थोड़ा और पहले अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए ये टाइम T1 प्राइम है, मान लीजिए इस पे Q1 Q प्राइम पोजीशन पे, तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये R प्राइम है। अब ये जो टाइम इंटरवल है T से T प्राइम तक का, उसमें हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, R1 प्राइम माइनस R ओवर T1 प्राइम माइनस T हो जाएगा। उसी प्रकार से, और ये जो आई मीन ये जो क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर में है, इसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है, और जो डिनोमिनेटर में है मतलब डेल्टा R और डेल्टा T दोनों ही छोटा होता जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों छोटा होता जा रहा है। हम कुछ और देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे टी डबल प्राइम टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया, तो पोजीशन क्यू डबल प्राइम है। अब ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर जो है ये और छोटा हो गया, और डेल्टा टी भी छोटा हो गया। तो और जो डायरेक्शन अभी है वो क्या होगा, अच्छा इस वाले में हमने ऊपर नहीं बताया, और जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो यही डायरेक्शन होगा जो डेल्टा आर का डायरेक्शन, ठीक है। देखिए इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल था हमारा टी से T1 का, इसमें एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना था, डेल्टा आर के बराबर। अब टी से T1 प्राइम वाला जो था उसमें ये इसकी जो डायरेक्शन होगी, है ना, ये डेल्टा आर प्राइम की डायरेक्शन थी, वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। अब हम इस वाले में देख रहे हैं, तो ये जो इस वाले टाइम पीरियड में जो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगा वो इसी के बराबर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर। इसी प्रकार से जब हम इंटरवल को श्रिंक करते जाएंगे और बहुत पास में देखेंगे, है ना, तो धीरे धीरे ये जो है एवरेज वेलोसिटी की ये जो क्वांटिटी है एवरेज वेलोसिटी, वो न्यूमरेटर भी इसका कम होगा और डिनोमिनेटर भी कम होगा। मतलब क्वांटिटी अपने आप में जो भी नहीं कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है जीरो के बराबर होगा, नहीं, ये छोटा होता जाएगा। मतलब ये ऊपर छोटा हो रहा है तो नीचे वाला भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो रेशियो जो है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि वो छोटा हो, बहुत छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि निग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये हो रहा है। अब देखिए जैसे 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 हमने जो हमारा ऑब्जर्व, पहला तो हमने पॉइंट यही रखा कि ऑब्जर्वेशन का पॉइंट कि ये टी टाइम पे, लेकिन जो उसके बाद में हम देख रहे हैं कौन सा टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, वो टाइम इंटरवल जैसे हमने उसकी वैल्यू को कम करना शुरू किया, तो धीरे 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 करके हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए जो लिमिट होगी उसकी, जो अल्टीमेट लिमिट होगी, वो क्या होगा, एक ऐसा लिमिट जहाँ टाइम इंटरवल जो है वो लगभग लगभग एग्जैक्टली जीरो नहीं, मैथमेटिक्स से आप याद कीजिए जब आप कैलकुलस पढ़ते थे, तो जब ये क्वांटिटी ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका अर्थ ये नहीं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है, वो जीरो के बहुत पास है लेकिन जीरो नहीं है, मतलब बहुत छोटा, बहुत ही छोटी वैल्यू जो है वो टाइम इंटरवल की है। मतलब हमने एक अभी ऑब्जर्व किया और फिर तुरंत ऑब्जर्व कर लिया उसी टाइम इंटरवल के बाद। तो इस वाले टाइम इंटरवल में जो ये ऊपर वाली क्वांटिटी है, वो का जो डायरेक्शन है, मतलब एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वो इसके टेंजेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये टेंजेंट के बराबर आ जाएगा, ये डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, मैं समझ लिया। तो वैसे भी मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए अब डेल्टा टी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, मतलब इंटरवल जो है ऑलमोस्ट जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि इस लिमिट में जो हम एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं, इट इज getting changed into the value of the velocity at that particular instant। क्यों? क्योंकि इंटरवल ही बहुत छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। तो जो हम एवरेज वेलोसिटी का उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं उस छोटे से टाइम इंटरवल में, वो उस इंस्टेंट पे भी हम कह सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स से याद कीजिए, इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेरिवेटिव। यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वही जो है डायरेक्शन देगा हमें एवरेज वेलोसिटी का। पहले क्या था, ये पोजीशन था, बाद में ये पोजीशन हुआ, तो ये जो वेक्टर हुआ करता था, है ना, इसका जो डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी का होता था। अब हमने क्या किया, इसको श्रिंक करते गए, इसको श्रिंक करते गए, तो जो डेल्टा आर है वो छोटा से छोटा होता गया। तो एक अल्टीमेट लिमिट पे जहाँ पे डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है, वहाँ पे डायरेक्शन जो है टेंजेंट के बराबर होगा, ठीक है।
इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है, जो हम बोलते हैं कि मान लीजिए ये वाला कर्व पे मूव कर रहा है पार्टिकल जो, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे जो इसका जो डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसी का डायरेक्शन होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई है ना। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिटरेचर में वेलोसिटी भी बोलते हैं। जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका अर्थ ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जब हम एवरेज वेलोसिटी बोलना होता है तो हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम स्पीड भी बोलते हैं। आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दीजिए, स्पीड स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का कोई मतलब है नहीं। ये जो चीज है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन इंस्टेंटेनियस ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्पीड जब हम बोलेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। हाँ, ठीक है। अब हमने ये कंसेप्ट सारे समझ लिए। अब जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार है, एक कार है। अच्छा, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो एक कार है, ठीक है, जो कि 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, मूव, तो ट्रेवल फॉरवर्ड देने का मतलब है कि ट्रेवल ये स्ट्रेट लाइन में कर, सॉरी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि हम यहाँ स्पीड की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है उसको चेंज होने के लिए या तो डायरेक्शन में चेंज होगा या मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। अब इसने कह दिया कि इतनी स्पीड पे मूव कर रहा है, लेकिन आगे कहीं पे प्रॉब्लम में इसने मेंशन नहीं किया है कि स्पीड ये चेंज हो रही है। तो स्पीड नहीं चेंज हो रही है ना, और ये इसका डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस सब बातें तो खैर ठीक है। तो मेन बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि एक कार है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अब इसका जो ड्राइवर है कार का जो ड्राइवर है उसने देखा क्या कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, तो वो उसको देखने के लिए 1 सेकंड तक उसने ऐसे हाथ किया, फिर ऐसे देखा, ठीक है ना, 1 सेकंड ऐसे देखा फिर ऐसे आ गया, ठीक है। एक उस 1 सेकंड में ये प्रॉब्लम कह रहा है कि ड्राइवर ने जो 1 सेकंड का टाइम लिया उस एक्सीडेंट को देखने के लिए, टू लुक एट एन एक्सीडेंट ऑन द साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो उस 1 सेकंड में कार कितनी मूव कर गई देखिए। जब वो 1 सेकंड के लिए उसने ऐसे नजर हटाई रोड से और सामने से, और दूसरे साइड पे कार, किसी और कार को देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उसकी कार, अपनी कार तो मूव ही कर रही है ना, तो कितना मूव कर गया, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे में ये जो है 90 किलोमीटर मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना मूव करेगा। अब आप देखिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें सेकेंड्स में बात करनी है तो आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको जब हम चेंज करना चाहते हैं यूनिट्स को आवर से सेकंड में, तो हम कौन कौन से चीजें जानते हैं। जैसे कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो आवर से आवर यूनिट कैंसिल हो गया, मिनट से मिनट हो गया, और 60 × 60 3600। तो ये जो स्पीड आ गया वो 90/3600 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा है, तो इसको देखिए कि हमने ऐसे कर लेते हैं कि इसको ऊपर वाली क्वांटिटी जो है उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट, हालांकि इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं है, बट यूनिट कन्वर्जन भी इसमें कवर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 90,000 मीटर मीटर ओवर 3600 सेकेंड, यही है 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 90 था। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 90 किलोमीटर में 90,000 मीटर होगा, और 1 आवर में 3600
सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि 100/4, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का एक सीधा सा मिल गया हमें कि एक सेकंड में कितना मूव कर जाएगा। और हमारा क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा था कि एक सेकंड में कितना मूव कर जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड में जब उसने पलक झपकने के बराबर ही टाइम लिया, इतना ही देखा, हल्का सा ऐसे बस देखा, फिर वापस से सामने देखने लगा ड्राइवर ने, तो भी उतने में भी गाड़ी उसकी 25 मीटर दूर चली गई। 25 मीटर, इतना भी मतलब 25 मीटर की दूरी उसने कवर कर ली एक सेकेंड में, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम यूनिट कन्वर्जन प्रॉब्लम की तरह से भी देख सकते हैं। लेकिन एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ये है कि हम लोग भी जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं या कुछ भी बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए कुछ देखने के लिए हम लोग सामने, हमारी हमारा जो कार है, हमारी कार जो है वो सामने चल ही रही है, लेकिन हम हल्का सा ऐसा देखते हैं, उतने में भी कार हमारी, अगर हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं सड़क पे, तो 25 मीटर उतने में भी चली जाएगी मान लीजिए। तो इसमें हमारा क्या नेग्लेक्ट हो सकता है, मान लीजिए सामने 25 मीटर से कम दूरी पर अगली कार है, तो हम एक्सीडेंट हमारा खुद का हो सकता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है रोड पे हमें हमेशा सामने की तरफ देखना जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी गाड़ी ड्राइव, ठीक है। ये हमें समझ में आया, हमने रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया, इसका स्पीड का एग्जांपल। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगेन हम स्पीड की बात कर रहे हैं, फॉर 40 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है, सॉरी ऑटोमोबाइल लिखा है तो हम कुछ भी मान लें, मैं कार मान लेता हूँ, आप ट्रक मान लीजिए, कोई और कुछ मान सकता है, बाइक भी मान सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कार है जो कि 40 किलोमीटर तक चलता है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, मान लीजिए ये दूरी जो है, ये दूरी 40 किलोमीटर है ना। उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है अगले 40 किलोमीटर, मतलब आगे और चलता है 40 किलोमीटर, ठीक है ना, चलता है 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर वो चल रही है ना। लेकिन इस बार वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो अब हमें पता क्या करना है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए दूसरे टाइम इंटरवल में, तो एवरेज स्पीड कितना होगा 80 किलोमीटर ट्रिप में। तो ये तो हमें दिया गया। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड हमने देखा था ना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होगा। स्पीड की हम बात यहाँ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम स्पीड की ही बात कर देते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हमें पता है कि 80 किलोमीटर है, ये चीज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन टोटल टाइम टेकन कैसे मिलेगा, अब देखिए पहला जो है ना, फर्स्ट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, एक 1 मिनट, फर्स्ट टाइम इंटरवल इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल में अब देखिए क्या था, उसमें क्या था कि डिस्टेंस ट्रेवल जो था वो 40 किलोमीटर था, और स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपने देखा था कि स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम टेकन जो है पहला वाला इंटरवल का, वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड। तो ये कितना होगा 40 किलोमीटर ओवर 30 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 4/3 आवर। ये हमें पहला टाइम इंटरवल मिल गया, ठीक है, ये हमें पहला मिल गया। अब सेकेंड वाले में भी क्या है, सेकेंड में अगेन डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड जो है वो दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर का। तो टाइम हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड, तो ये कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 40 किलोमीटर ओवर
60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/6 आवर या फिर 2/3 आवर, है ना। तो ये T2 हमें मिल गया, है ना। तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा? टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2। टोटल टाइम टेकन इक्वल टू T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना था पहले, कितना था? 4/3 आवर। 4/आवर प्लस 4/6 आवर, या 2/3 भी लिख सकते हैं, तो भी लिखना हो लिखिए। तो यार देखेंगे 2 आवर के बराबर, ठीक है ना। 2 आवर हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमें मिल गया। टोटल डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस जो है वो है आपका 80 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब इज इक्वल टू 80 किलोमीटर/2 आवर। तो 40 किलोमीटर/आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दिए गए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं इन कंसेप्ट्स के थ्रू, जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीजें। देखिए, जब हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं तो हम इंस्टैंटेनियस स्पीड नहीं बोलते हैं ना, कॉमन लिटरेचर में उसको बस स्पीड ही बोलते हैं। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर को हम लोग एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा, इस लेक्चर में, कि भाई हमने सबसे पहले देखा है काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं, ठीक। हमने उसके बाद देखा कि पार्टिकल से हमारा क्या अर्थ होता है। फिर हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना। फिर हमने सीखा कि एवरेज वेलो सॉरी सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। फिर हमने जाना कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और फिर हमने दो न्यूमेरिकल्स देखी, है ना, जिससे हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स और अच्छा समझ में आया। दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स। इसमें हमने यहाँ देखा था कि, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाले में नहीं, ये वाले में एवरेज वेलोसिटी देखा था। ये डेल्टा R/डेल्टा T होता है। ये जो होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वो dR/dt होता है। तो ये चीजें हमने अपनी आज के वीडियो में सीखी। अ, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है आज जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो समझ में आया होगा, आपके स्टडीज में ये हेल्प करेगा। और यदि कुछ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट अवश्य करें। और फिजिक्स की स्टडी को एंजॉय कीजिए, हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ, तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स की स्टडी को एंजॉय कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने समझने को मिला हो, आपके स्टडीज में हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना? और हो सके तो शेयर भी कीजिए। और इन द मीन वाइल हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने टाइम दिया, यहाँ सीखा कुछ, है ना। तो फिर मिलते हैं यार, थैंक यू।